जय हिंद मित्रों, स्टडी शरण आईएएस की इस हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम रेगुलर हिस्ट्री और हिंदी साहित्य संबंधित क्लासेस डालते रहते हैं। जी संबंधित विभिन्न सारे शार्ट्स हम बना के डाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उनको जरूर देखा करिए। आप एक शार्ट्स देखने में 30-40 सेकंड लगते हैं, 45 सेकंड, लेकिन उसको देखने से आपको कुछ न कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई न कोई चीज़ें उसमें ज़रूर मिलेंगी। बहुत सारे शार्ट्स हमसे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो उसमें मैं डालता रहता हूँ, तो उसको आप ऐसे अन्यथा ना लें। वो बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए हैं। आप पिछले एग्ज़ाम से चेक कर लीजिए, वहाँ से भी अब आपको वहाँ से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आज की जो हमारी क्लास है हिस्ट्री की है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसमें जो हमने लिया टॉपिक सहायक संधि प्रणाली। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो राज्य विस्तार था भारत में, उसमें सहायक संधि प्रणाली की बहुत बड़ी भूमिका थी। सभी लोग जानते हैं कि सहायक संधि प्रणाली ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1757 में जब प्लासी हुआ, फिर 64 में बक्सर हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रभुसत्ता एक उनकी विभिन्न जो उनकी यूरोपीय कंपनियां थीं, उनसे लड़ने के बाद भी ये अपनी स्थिति को बहुत तेज़ी से फैला नहीं पा रहे थे। मतलब ये एक जगह जा कर के स्टेबल हो गए थे। उनका विस्तार भारत में हो नहीं पा रहा था। ऐसे समय में जॉन सोर 1798 में जाता है और लॉर्ड बेलेस्ली आता है। कब आता है? 1798 में आता है। 1798 से 1805 तक ये लॉर्ड बेलेस्ली रहता। ये उसमें 37 ईयर्स का था, पूरा यंग 37 ईयर्स का था और पूरी युवावस्था में था। ये पहले ब्रिटेन में हम पहले जान लेते हैं। देखिए सहायक संधि में हम क्या क्या जानेंगे। सहायक संधि प्रणाली में इसको डेवलप कैसे हुआ, ये सहायक संधि प्रणाली अपने नेचुरल स्टेट में कैसे आया, इसमें शर्तें क्या थीं और इसमें कंपनी को क्या लाभ हुआ और देशी राज्यों को क्या हानियाँ हुई, क्योंकि हमारे भारतीय राज्यों के से ही कंपनी ने सहायक संधि की थी। और इसका कर्ता धर्ता कौन था? लॉर्ड बेलेस्ली। इसलिए हमने लॉर्ड बेलेस्ली का ही नाम लिया। और इसी के दिमाग की इसने बनाया तो नहीं था इसको, लेकिन इसने अपने संबंध में आने वाले, इससे संबंधित जितने भी राज्य भारतीय राज्य है, सबके संदर्भ में इसने लागू कर दिया। सहायक संधि प्रणाली तो बहुत पहले से थी, लेकिन पहले हम पूरा बताते हैं अभी। इसके पहले लॉर्ड बेलेस्ली के बारे में जान लेते हैं। ये 37 ईयर्स का था, पूरी यंग अवस्था में था। और ये वहाँ पर कोषाध्यक्ष था, ब्रिटेन लॉर्ड का कोष इसके बाद देख रहा था। इसके बाद डायरेक्टर्स बोर्ड में, कंपनी के डायरेक्टर्स बोर्ड में आयुक्त भी था ये लॉर्ड बेलेस्ली। किसी ने इससे कहा था कि आपके लिए ये क्षेत्र बहुत छोटा है, आप घुटन से मर रहे हैं, आपकी प्रतिभा का उपयोग यहाँ नहीं हो पा रहा है। और उसको जब 1798 में बना के भेजा गया तो उसके लिए यही विस्तृत क्षेत्र था भारत का, जहाँ पर उसने अपनी सारी प्रतिभा को, जितनी उसकी थी प्रतिभा, उसने लगाई। और प्रतिभा उसने विस्तार में लगाई, पूरे विस्तार में, भारत में, अपने क्षेत्र के विस्तार में, ब्रिटेन के विस्तार में। अब उसका कारण था कि भारत से उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी। उसका मानना था कि हम लोग तो बहुत उच्च जाति के हैं, हमारी जो सबसे एडवांस कम्युनिटी है, हमारी जो जाति, हमारी रेस है, विश्व में सबसे लीडिंग रेस है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ऐसे में हमारी प्रणाली सबसे अच्छी है। तो ऐसे में जैसे मराठा लोग हैं, मराठा में जो प्रणाली है, इनको ये विकृति मानता था, इनको तुच्छ मानता था। तो सोचता था कि ये लोग हमारे उदार शासन को, हमारे परोपकारी शासन को क्यों नहीं अपना लेते हैं, क्यों, क्या बुराई है उसमें। इस तरह की मानसिकता का ये था। ऐसे में जो लॉर्ड बेलेस्ली था, इसने पूरा भारत में सारी शांति की नीतियाँ इसने छोड़ दी और भारत में युद्ध और विस्तार, इस नीति को इसने अपनाया। हमने अभी बताया प्लासी और बक्सर के बाद भी अभी पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश बंगाल को छोड़ करके इसके पास बहुत क्षेत्र नहीं आया था। और इसको सेना लेकर के अपने कहीं युद्ध करना हो तो अपनी सेना लेकर के जाना पड़ता था, वहाँ पे यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। राजाओं से एक बराबरी के स्तर पर संधि करनी पड़ती थी या सहयोग लेना पड़ता था। तो बहुत सारी अड़चनें थीं जिसे कंपनी अपने सर्वोच्चता को, या कह सकते हैं उसके ईगो को ठोस पहुँचता था। कंपनी के ईगो को ठोस पहुँचता था कि भारतीय राजा तुच्छ राजा, जो किसी काम के नहीं, इनको नॉलेज है न और कुछ है, न शक्ति है, कुछ नहीं है, इनके बराबर हम बात करें। तो इसने फिर कान घुमा के पकड़ा। अब ये जो स्थिति बनी
सहायक संधि प्रणाली की डेवलप कैसे हुई। सबसे पहले ये हुआ कि जो राजा थे, हम जानते हैं कि बहुत सारे मुगल वंश के पतन के बाद क्या होता है कि पूरा देश बंट जाता है, पूरा देश अलग अलग राज्यों में बंट जाता है। पहला काम ये होता है, अलग अलग राज्य, उनके अलग अलग राजा और उन राज्यों का अपना अपना विस्तार करना। जैसे अवध हो गया, रुहेलखंड हो गया, बंगाल हो गया, इधर बूंदी हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, सब तो राज्य अलग अलग थे। इसके बाद उधर हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर, मराठा, जाट, सब अलग अलग थे। तो सबकी अपने अपने राज्य थे और अपने अपने क्षेत्र विस्तार उनको करना था। तो पूरा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। अब अंग्रेज जो थे, चूँकि इनमें आपस में प्रतिद्वंदिता थी और जो ब्रिटेन था वो कंपनी थी। कंपनी क्या थी, एक बुद्धिजीवी एक ऐसे जगह से आए थे जो एकदम आक्रामक स्थिति में थे और ये उनकी नीतियों का, चूँकि जान रहे थे कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, तो एक के साथ भिड़ करके या एक के साथ मिल करके दूसरे को परास्त करते थे। तो सबसे पहली जो अवस्था आई कि कंपनी ने सेना अपनी किराए पर दी। कंपनी ने मित्र राज्य जो इसके थे, मित्र को सेना किराए पर दी, अपनी सेना। चूंकि इनकी सेना प्रशिक्षित होती थी, तो भैया ले जाओ सेना हमारी, हमको इतना पैसा दे दो या इतने दिन तक रखना है, इतना रुपये महीने हमको देना है आपको, हमारी सेना यूज करो। दूसरी जो स्थिति बनी, कंपनी जो युद्धों में भाग लेने की दूसरी स्थिति बनी, दूसरी स्थिति में इसने क्या किया, मित्रों की सहायता सेना में भाग लिया। स्वयं युद्धों में भाग लिया किसमें, युद्ध में। ठीक। तीसरी स्थिति क्या बनी, तीसरी स्थिति ये बनी कि कंपनी ने क्या किया कि मित्र राजा से पैसा ले लिया, मित्र से धन लिया और सेना प्रशिक्षित करके दी। जैसे उनसे धन ले लिया, सेना, एक बढ़िया सेना बनाई, उनके कमांडर बनाए, उनके सैनिकों को प्रसिद्ध किया, उनको दे दिया। ठीक। चौथी स्थिति जो बनती है, जो अंतिम प्राकृतिक चरण था, ये क्या बनता है, अंतिम चरण में इसने अपनी सेना क्या की, अपनी सेना मित्र राज्य के राज्य में रख दी, मित्र के राज्य में रख दी। भैया लो, हमारी सेना, इतनी सेना यहाँ पड़ी रही, इसका खर्चा तुम्हें देना है। अब दिक्कत ये थी कि उनके पास, राजाओं के पास तो भोग विलास में डूबे रहते थे, क्षेत्र था, लगान वसूले, भोग विलास में के उड़ा दिए। कंपनी नगद लेती थी, तो नगद तो उनके पास देने का था नहीं, ये वसूल पाते नहीं थे। भाई कितना भी हो, सामंत यहाँ के जो किसान थे उनसे लगाव तो था ही, तो कुछ तो क्रूएल होते थे, लेकिन उतने क्रूएल नहीं होता जितने अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, प्रभुसत्ता पूर्ण प्रदेश ही ले लिया। जैसे 40 लाख का प्रदेश है तो 62 लाख की आय वाला प्रदेश ले लिया। अब इसमें ये फ़ायदा था कि वो अपना उसी में वसूल लेते थे, उनको मिल जाता था। तो उन्होंने प्राकृतिक चरण में क्या किया, अपनी सेना मित्र की राजधानी में रख दी, राज्य की राजधानी में अपनी सेना मित्र के राज्य में रख दी और एक रेजिडेंट रख दिया। जैसे 1765 में अवध के साथ, आप देखते हैं 1765 में क्या होता है, अवध के साथ संधि होती है, पहली संधि 1765 में अवध के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, अवध में एक रेजिडेंट रख दिया जाता है। ये परंपरा बनी रहती है, 1857 तक चलती है। उसी की रिपोर्ट पर फिर 1800 उसको कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में मिला लिया गया था उसको अंग्रेजी राज्य में। लेकिन तब तक ऐसे चलता रहा। आउटरम ने जो है एक रिपोर्ट दी थी अवध के कुशासन की, फर्जी रिपोर्ट दी थी, जबकि वाजिद अली शाह उतना बुरा नहीं था जितना इसको दिखाया गया था। तो इस तरह का था कि मतलब अपनी सेना रख दी वहाँ, रेजिडेंट रख दिया और उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। भैया अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये शर्तें क्या थी अभी मैं आगे बताता हूँ संधि। और वो जो है प्राकृतिक चरण आ गया।
इस तरह 1768 में हैदराबाद साथ संधि की गई। तो अब ये देखिए, जैसे मान लिया कोई नजूल की ज़मीन है, एक उदाहरण देखिए, मतलब अब एक सामान्य भाषा में बताएं। जैसे कोई नजूल की ज़मीन है मतलब सरकारी ज़मीन है, आपके घर के सामने है, किसी घर के सामने है, वो उस पर कब्जा करना चाहता है, तो क्या करेगा? पहले क्या करेगा? पहले वो ले जाकर के वहाँ साफ़ सफाई करेगा, गंदा उंदा रहेगा घर के सामने, दूर साफ़ सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, 2-4 महीना लगाएगा जब वो, तो लोगों की निगाह में वो नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, कोई उसकी ध्यान देना बंद कर देगा। उसके बाद क्या करेगा? वहाँ पर कोई सामान रख देगा अपना, पड़ा रहेगा, हाँ कौन कब्जा कर रहा। धीरे धीरे वो सामान पड़ा हुआ सब लोग एडजस्ट हो गए, चलो कोई कंप्लेन नहीं करे, भाई सरकारी ज़मीन है क्यों कब्जा कर रहे हो। फिर क्या करेगा? वहाँ छोटा सा मंदिर बना देगा। क्या करेगा? वो मंदिर बनाएगा, वो मंदिर में अपनी सारी स्थितियाँ जो है अपना पूजा पाठ करने लगेगा। और अंतिम चरण कब आएगा? जब वो अपना बाउंड्री बना करके अपने घर के अंदर कर लेगा। भैया बहन, तो लोग इतना दिन से, साल भर से देखते देखते, 6 महीना साल भर से देखते देखते क्या हुआ? उनके मन में आ गया कि ये तो इसी की ज़मीन है, कोई किसी को क्या पड़ी है, अपना ले लिया। ऐसे यहाँ राज्यों के प्रति ये साथ सेना किराए पर दी, फिर स्वयं सहायता से भाग लिया युद्ध में, फिर मित्र से धन लिया और उनको सेना प्रशिक्षित करके दी। अब लोग इतना एडजस्ट हो गए इसके बारे में, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी सेना ही मेरे यहाँ रख दो, बवाल ही खत्म हो, एक क्षेत्र ले लो, तुम्हारी सेना पड़ी रहे, हमारी सुरक्षा, तो रख दिया। शर्तें जो लागू हुई वो जैसे संधि की, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? राजधानी में पहले राजधानी में सेना रख दी गई, राजधानी में सेना, और इसके बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश लिया गया। इनका था कि शांति स्थापना बनाए रहो, यहाँ शांति बनाए रखी जाएगी, इसके लिए सेना रख दी गई। दूसरा काम किया गया, एक रेजिडेंट रख दिया गया राजधानी में, रेजिडेंट। इसका काम था वहाँ शांति व्यवस्था को देखना, लेकिन आंतरिक हस्तक्षेप एकदम नहीं करना, राज्य के किसी मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना। चूँकि अंग्रेज़ों की सेना थी तो उनकी जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी, वो अंग्रेजी थी, तो वहाँ के साथ साथ वहाँ चूँकि समझ नहीं सकते थे, ना ये ट्रेनिंग क्यों देते भाई, उनके बराबर हो जाते, तो वहाँ उन्होंने अपना शासक वो रख दिया। तीसरी स्थिति थी क्या? तीसरी शर्त क्या थी? ये किसी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखेंगे, किसी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखेंगे। ठीक, अब इससे उसमें फ्रांस का डर था, और फ्रांस के डर के होने की वजह से अब यूरोपीय रखते तो हालत ख़राब होती। तो ये इस तरह से सभी राज्यों को, जो राज्य थे इनसे संबंधित, उन राज्यों में यूरोपीय सेना से बाहर हो गए। पहले लोग यूरोपीय शक्तियों, यूरोपीय लोगों को रख लेते थे अपनी सेना में, अब ये चीज़ें ख़त्म कर दिया उसने, फ्रांसीसियों को बाहर ही कर दिया। चौथी स्थिति क्या थी कि अब धन के बदले पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश चाहिए। प्रदेश लिया, धन के बदले पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश लिया। पांचवा, विदेश संबंध, कंपनी के अधीन होंगे। कंपनी के अधीन मतलब जैसे किसी राजा को दूसरे राजा से संधि करनी है तो कंपनी के द्वारा होगी, युद्ध करना है कंपनी के द्वारा होगा। मतलब वो अपना कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब अपने जो उनके वैदेशिक संबंध थे, दूसरे राजा संबंध थे, किसी के साथ बात करनी है बाहर के से, तो अब इनको कंपनी के द्वारा ही बात कर सकते थे। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। ये करने के बाद ये हुआ कि जैसे ये कहा जाता है कि भाई चलिए इसका इजाद बेलेजली ने किया है, पूरा फैला, लेकिन ऐसा नहीं है। डुप्ले, आप नाम सुने होंगे, डुप्ले क्या किया था? दक्षिण में उसने जनरल बुस्सी को रख दिया था, हैदराबाद में जनरल बुस्सी को रख दिया, और उसने जो है पूरा उस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। लेकिन फ्रांस सरकार, चूँकि एक फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड थी, गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट किया था, तो उसने जब देखा कि हानि हो रही है, जब वो आगे बढ़ने वाला ही था, तो डुप्ले को बुला लिया, बुस्सी को बुला लिया वहाँ से। हैदराबाद में इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई, तो हैदराबाद में उसने सेना और वो दोनों रखी थी। उसके बदले में उसने प्रभुसत्ता प्रदेश, संपूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश, उसको काफ़ी क्षेत्र उसे मिला था। तो
इसका ईजाद तो इसी ने कर दिया था, डुप्ले ने। लेकिन इसने, बेलेजली ने, इनके क्षेत्र में उस समय जितना भी मित्र राज्य थे या जितने भी इसके जो है संपर्क में थे, सबके साथ इसने लागू किया। यानी विष दे करके, मीठा विष दे करके इसने मारने का प्रयास किया। वहाँ पर स्थिति यही बनती है। अब कहा जाता है कि इसको, कंपनी को लाभ क्या हुआ? कंपनी को लाभ, क्या लाभ हुआ? पहला तो ये हुआ कि जैसे अभी तक उसको सेना अपनी लेकर के जानी पड़ती थी। मतलब बंगाल में है, गुजरात में उसको युद्ध करना है, बम्बई में युद्ध करना है, तो सेना लेके बम्बई तक जाओ। लेकिन सहायक संधि से मान लिया पेशवा को उसने अपनी सेना किराए पर दे दी, तो उसके पास पेशवा के राज्य में उसकी एक सेना उपलब्ध है, जाकर के वहाँ गुजरात में लड़ ले, सूरत में लड़ ले, जहाँ मर्जी अगल बगल लड़ ले। बंगाल से जाने में और सूरत, वहीं पेशवा पूना से जाने में कितना आसानी है। तो पहला फ़ायदा यह हुआ कि पूरे देश में सेना उपलब्ध हो गई। ठीक, पूरे देश में उसकी सेना जो अल्प सूचना पर पहुंच सकती थी कहीं भी, पूरे क्षेत्र, पूरे देश में। पहला तो ये हुआ। दूसरा, चूंकि वैदेशिक संबंध किसके अधीन थे? वैदेशिक संबंध किसके अधीन थे? वैदेशिक संबंध कंपनी के अधीन थे। तो अब राज्यों की प्रभुसत्ता खत्म हो गई। राज्यों के आपसी युद्ध खत्म। खाली कंपनी के द्वारा, कंपनी जिसको चाहती थी उसको समाप्त कर देती थी। अपनी स्ट्रेटजी से, अपने षड्यंत्र से वो इसका पालन करने लगी। तीसरा जो है, यूरोपीय कंपनियां बाहर हो गई। कंपनियां बाहर ऐसे कि अब उनके जो एम्प्लॉय थे, उनके देश के नागरिक थे, फ्रांस के हो, नीदरलैंड के, कहीं से भी यूरोपीय हों, ब्रिटेन के अलावा, तो कोई इसमें किसी को रख ही नहीं सकते थे। तो कोई षड्यंत्रकारी दिमाग जो काम करता था वो भी खत्म हो गया। कंपनी बहुत उससे निश्चिंत हो गई, नहीं तो बहुत सारे चलते रहते थे। लोग अपने यहाँ रख लिए, जैसे जनरल बुस्सी हैदराबाद में था, तब तक किसी की नहीं चली, किसी ब्रिटेन वाले की नहीं चली। लेकिन अब वो स्थिति खत्म हो गई। इसके अलावा और जो है, जैसे ये था, इसमें शर्त थी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए है यहाँ 6वें शर्तें जो थी, शर्तें, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। लेकिन यहाँ पूर्ण हस्तक्षेप किया गया। रेजिडेंट जो थे उनके आखिरी पूरे मामलों में दखल देने लगे। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हर मामले में दखल देने लगे। तो इससे जो है धीरे धीरे कंपनी के जो एसेट्स थे, जो संपत्ति थी, एक तो पूर्ण प्रभुसत्ता, सबसे बड़ी बात थी राज्यों के पास, राज्यों को धन देना था। अब बड़े राज्य पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदेश दे देते थे, छोटे राज्यों को धन देना था। अब पता चला कि धन नहीं है, धन शेष हो गया, तो इतना ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया कि उनका राज्य ही धीरे धीरे कंपनी के पास आना शुरू हो गया। बहुत बड़े बड़े क्षेत्र इनको दे देने पड़ते थे। कंपनी एक बार आ गया कंपनी के पास तो कहाँ छोड़ने वाली। राज्य सिकुड़ते गए, कंपनी बढ़ती गई। ये बड़ा फायदा हुआ इन लोगों को, कंपनी को। जो फ्रांस का डर था वो डर खत्म हो गया, क्योंकि फ्रांस पूरे देश में अब जो है कोई कंपनी युद्ध करने के लिए कहीं भी है तो उसको अपनी सेना लेके जानी है, इसकी सेना वहाँ पर उपलब्ध है। हो गया काम। अब इससे नुकसान क्या हुआ राज्यों का? भाई उनको तो फुर्सत मिल गई सुरक्षा की। अब अल्फ्रेड लॉयल ने कहा था कि राज्यों ने अपना चरित्र, अपनी प्रभुसत्ता, अपना मान सम्मान सब बेच करके सुरक्षा मोल ले ली। तो वही हाल हुआ कि सुरक्षा के नाम पर राज्यों ने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना राज्य ही दे दिया कि भैया ले जाओ, सुरक्षा करो। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा, कंपनी के विदेशी संबंध उनके अधीन होने से ये हुआ कि राज्य जो
अपने कोई कल्याणकारी कार्य करना चाहता था या किसी राज्य से उसके अच्छे संबंध भी थे तो उस तरह से बात करना चाहता था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। रेजिडेंट जो थे रखे गए थे, तो वो मनरो ने कहा था कि ये अपना घिनौना रूप दिखाएगा, और घिनौना रूप ये था कि जितना हस्तक्षेप हो सकता था रेजिडेंटों ने उतना हस्तक्षेप किया। इससे दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती गई। अब बेलेस्ली की जो नीति थी उसके अनुसार जो राज्य इसके कांटेक्ट में आए उसमें जैसे हैदराबाद 1798 से लेकर के हैदराबाद 1798 और 1800 दो बार संधि हुई। इसके बाद मैसूर, बूंदी, जयपुर, मछेड़ी को, इसके बाद मछेड़ी के अलावा भरतपुर, अवध, इतने सारे राज्य जो है, पेशवा, बराड़ का भोंसले, सिंधिया, इन सब ने, अब सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र उसमें मिला। हैदराबाद, मैसूर, बूंदी, जयपुर, मच्छेड़ी, भरतपुर, अवध, पेशवा, बराड़ का भोंसले, सिंधिया, इन सब ने उसके साथ संधियाँ की, और उस संधि के द्वारा इसने अपने राज्य का क्षेत्र, बस कहने की बात थी कि ये राज्य अब स्वतंत्र रह गए, इन राज्यों में स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब ये उसकी कठपुतली थी ये राज्य, और वो धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है इनके अधीन आ गया। और जो कह रहे थे कि ये घुटन से मर रहा है, घुटन से मर रहा है, जो उसकी थिंकिंग थी, उसके थिंकिंग को, उसके दिमाग को, उसके षड्यंत्र को खेलने का यहाँ पूरा अवसर मिला बेलेस्ली को, और उसने जो है पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक मजबूत आधार और बिना युद्ध के बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता की। इस तरह से सहायक संधि प्रणाली ने भारत में जो जड़ थी ब्रिटेन कंपनी की, जो एक तरह से रुक गई थी, जो एक कह सकते हैं कि जड़ जाकर के चट्टान पर रुकी हुई थी, उस चट्टान को उसने तोड़ा और जड़ को और नीचे पहुंचाया, जहां से उसको लगातार पोषण मिलना शुरू हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो हिस्ट्री और हिंदी साहित्य के लिए, विशेषकर हिस्ट्री जीएस में और हिस्ट्री ऑप्शनल लेने वाले दोनों इसको आराम सब्सक्राइब करें, और इससे आपको निरंतर एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम से, आपसे एग्जाम से संबंधित, प्री मेंस दोनों संबंधित और उत्कृष्ट सामग्री आपको मिलती रहेगी, जो आपको पूरा किसी कोचिंग से बेटर आपको यहाँ से सहयोग मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।